इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड ज्योग्राफिकल इश्यूज है। इसमें एग्रीकल्चर से भी जुड़े टॉपिक ले लेते हैं, इन्वायरमेंट से भी जुड़ लेते हैं, ज्योग्राफी से भी जुड़े टॉपिक ले लेते हैं। पौधों की वृद्धि में सहायक जैव उत्तेजक या बायो स्टिमुलेंट बोला जाता है, उनको लेकर अब केंद्र सरकार जांच के दायरे में आ गया है। बायो स्टिमुलेंट क्या होता है कि ऐसे बायो पदार्थ जो कि पौधों के वृद्धि में, विकास में इनडायरेक्टली सहायक हों, यानी वो सीधे उसमें भूमिका ना अदा करें, बल्कि वो पौधों को बेहतर विकास करने के लिए, बेहतर इंटेक लेने के लिए वो प्रोत्साहित करें या स्टिमुलेट करें, उसे बायो स्टिमुलेंट कहा जाता है। चर्चा में क्यों है अगर न्यूज देखा जाए तो हाल फिल में कई सारे किसान भारत के कृषि मंत्री से, जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनसे मिलते हैं और किसानों ने शिकायत किया कि कई सारे उर्वरक विक्रेता, फर्टिलाइजर जो सेलर हैं, जो जिनके द्वारा यूरिया आदि जो कि हैवी सब्सिडी पर दी जाती है सस्ते दर पे, उसको बेचने के पहले शर्त के रूप में उनसे बायो स्टिमुलेंट या जैव, या मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक ही होता है, कुछ लोग बायो स्टिमुलेंट बेचने के लिए कह रहे हैं कि वो खरीदो तब यूरिया देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बायो नैनो उर्वरक खरीदो तब वो देंगे। और किसानों का कहना है कि जो बायो स्टिमुलेंट दिया जा रहा है वो महंगा तो है ही है, साथ ही उसका लाभ किसानों को कोई बहुत देखने में नहीं मिलता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुद्दा आ गया है और जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है और कहा है कि ऐसे दुकानदारों को देखें, जो यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले युवकों के साथ नैनो उर्वरक या बायो स्टिमुलेंट की जबरन बिक्री कर रहे हैं, उनको रोकने की पहल की है, उन पर रोका जाए। और कृषि मंत्री ने कहा है कि बायो स्टिमुलेंट की भी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि ये कारगर है या नहीं है। तो हम इसमें बायो स्टिमुलेंट समझेंगे, वो क्या है, कैसे कार्य करता है, वो उर्वरक से, आम उर्वरक से या फर्टिलाइजर से कैसे अलग है, और कुछ भी चीजें होंगी तो उसको भी देखेंगे। तो जैव उत्तेजक या बायो स्टिमुलेंट क्या होते हैं? तो देखिए, जैव उत्तेजक ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव होते हैं जो पौधों की वृद्धि या उत्पादकता में सुधार करने में मदद करते हैं। ये पदार्थ कभी कभी पौधों के अपशिष्ट या समुद्री शैवाल के अर्क से भी बनाए जाते हैं। जो 1985 का उर्वरक कंट्रोल ऑर्डर है या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर या एफसीओ है, उर्वरक नियंत्रण आदेश, इसके अनुसार जैव उत्तेजक पौधों, बीजों या मिट्टी है ना पर वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें कीटनाशक या पादप वृद्धि नियामक शामिल नहीं होते, यानी कीटनाशक शामिल नहीं है, और जो अलग कानूनों द्वारा शासित होते हैं। यानी कि ये कीटनाशक नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है। फर्टिलाइजर और कीटनाशकों को छोड़कर अन्य ऐसे बायो प्रोडक्ट जो कि पौधों को विकसित करने या सक्षम बनाने में सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। इनके लाभ क्या क्या हो? ये तनाव सहनशीलता में वृद्धि करते हैं, यानी जो पर्यावरणीय स्ट्रेस पौधों के सामने आता है उसमें वृद्धि करते हैं। जैसे पर्यावरणीय तनाव क्या क्या आता है? सूखा है, गर्मी है, इसके प्रति पौधों की प्रतिक्रिया में सुधार करते हैं, अंकुरण, जड़ वृद्धि बढ़ाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, यानी पहले अगर पौधा, अब ऐसे सोचिए कि पहले अगर पौधा आप हो, आपको एक पौधा माने, तो पहले अगर 4 रोटी खा रहे थे तो अब बायो स्टिमुलेंट अगर सही है तो आपको 4.5 रोटी या 5 रोटी खिला सकता है, तो आपको भूख बढ़ा देगा जिससे आप स्वतः से खाएं। ऊर्जा आपको उस बायो स्टिमुलेंट से नहीं मिलेगी, ऊर्जा आपको जो इंटेक लेंगे, जो रोटी खा रहे उसी से मिलेगी, बट वो अधिक रोटी खाने के लिए आपको प्रेरित करने का काम वो किया बायो स्टिमुलेंट। तो इसी तरह से आप अपने को पौधा मान के देख लीजिएगा ये जो कहना चाह रहा है। ठीक है, दूसरा है बेहतर अनाज और फल की गुणवत्ता। जाहिर सी बात है, जब पौधे ज्यादा अच्छे तरह से स्ट्रेस मैनेज कर पाएंगे, सही तरह से इंटेक लेंगे तो उनका आउटपुट भी बेहतर होगा। तो वैसे ही जैसे मक्का की फसलों में अनाज की मात्रा, फलों के रंग और कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार होगा, महत्वपूर्ण विकास चरणों के दौरान सूखे के प्रति सहनशीलता में भी सुधार होगी, वृद्धि संवर्धन होगा, पौधों की वृद्धि बढ़ेगी, सूक्ष्म जीव भी शामिल करेंगे और बाकी सारा चीज इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है,
देखा जाए तो बायोस्टिमुलेंट पौधों की शक्ति और उपज को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कीटों और पौधों की गुणवत्ता के लिए हानिकारक अन्य कारकों जैसे खरपतवार, रोग और कीड़ों के प्रबंधन की सुरक्षा ये नहीं देते हैं। ठीक है, उसके लिए पेस्टिसाइड और जो बाकी चीजें होती हैं वही प्रयोग की जाती है। अब ऐसे में जैव उत्तेजक और जैव उर्वरकों के बीच अगर मुख्य अंतर देखा जाए तो कार्य के बीच में अंतर है, जहां पे उर्वरक आवश्यक पोषक तत्वों एनपीके को सीधे आपूर्ति करते हैं। ठीक है, वहीं जैव उत्तेजक पोषक तत्वों के अवशोषण और पौधों की आंतरिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे वो एनपीके आदि चीजों का ज्यादा अवशोषण कर सके, न कि एनपीके प्रदान करते हैं। वो प्रदान करने का काम उर्वरक करते हैं, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, केमिकल उर्वरक हो, रासायनिक उर्वरक हो, चाहे जैव उर्वरक हो, वह काम इंग्रेडिएंट प्रदान करते हैं। ठीक है, जबकि बायोस्टिमुलेंट क्या करते हैं, इनको ज्यादा इंटेक लेने, मिट्टी से ज्यादा ले लो, हवा से ज्यादा ले, इस तरह का वो व्यवस्था बनाते हैं। पादप स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो जहां पे उर्वरक पोषण के माध्यम से बुनियादी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं जैव उत्तेजक तनाव सहनशीलता और समग्र लचीलेपन में सुधार करते हैं। मृदा प्रभाव, जहां उर्वरक अत्यधिक उपभोग से यानी उर्वरकों के अत्यधिक उपभोग से मृदा को नुकसान पहुंचता है, सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है, वहीं पे जैव उत्तेजक से मृदा सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देते हैं और इसमें मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरकता या फर्टिलिटी बढ़ती है। विनियमन, उर्वरक पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर कड़ाई से रेगुलेटेड होते हैं, क्योंकि उनमें फिक्स होता है कि कितना उर्वरक देना है, क्या है, जबकि जैव उत्तेजक कम विनियमित हैं, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, उर्वरक अपवाह यानी ड्रेनेज और प्रदूषण के कारण जोखिम को बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रदूषण उर्वरक डालेंगे तो जितना फसल लेंगे उससे ज्यादा पानी के साथ जो है प्रदूषण का कारण बनता है। जबकि जो स्टिमुलेंट्स होते हैं ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि और ज्यादा पौधों को स्टिमुलेट करके, ज्यादा उर्वरकों, ज्यादा खनिजों की लेने करके ये एक तरह से गुणवत्ता या पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से मदद करते हैं। तो ये कुछ फायदा हुआ। अब ये है कि सरकार ने बायो स्टिमुलेंट्स को विनियमित क्यों करना शुरू किया। देखिए, भारत में अभी जो स्थिति थी, अभी तो खैर बदल गई है, लेकिन जो पहले स्थिति थी कि उर्वरकों का रेगुलेशन किया जाता था और जो पेस्टिसाइड थे उनका किया जाता था। बायोस्टिमुलेंट इन दोनों में नहीं आते थे, इसलिए रेगुलेशन से बचे रहते थे। लेकिन बाद में हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा, देखिए, बायोस्टिमुलेंट लंबे समय से बिना सरकारी अनुमति के बेचे जाते थे, क्योंकि वे उर्वरक नियंत्रण आदेश, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 या कीटनाशक अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित उर्वरकों या कीटनाशकों की श्रेणियों में नहीं आते थे। तो एक तरह से सप्लीमेंट के रूप में आप ऐसे समझिए कि जैसे दवा की दुकान पे आप जाएंगे, कोई एंटीबायोटिक मांगेंगे तो आपको दवा की पर्ची चाहिए, हालांकि वो यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन शेड्यूल एस ड्रग उसको आपको चाहिए, कोई एनाल्जेसिक चाहिए या अन्य दवाएं चाहिए तो आपको उसकी पर्ची डॉक्टर्स लिखाना है। लेकिन विटामिन जो है या आप सप्लीमेंट के रूप में जो दिया जाता है वो आपको यूं ही मिल जाते हैं, और उसको तो ऑनलाइन भी ऐसे बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के भी दिए जाते हैं। तो इसलिए ये उस उर्वरक और जो कंट्रोल बाद में उर्वरक थे न कीटनाशक थे, तो इसलिए दोनों के नियंत्रण से मुक्त इन्हें आसानी से बेचा जाता था। लेकिन 2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया कि कोई भी उत्पाद जो उर्वरक या कीटनाशक की तरह काम करने का दावा करता हो लेकिन मौजूदा कानूनों के अंतर्गत नहीं आता हो, उसे बेचे जाने से पहले राज्य अधिकारियों द्वारा जांचा जाना चाहिए। अब ठीक है, एक उदाहरण जैसे अभी जो मैंने दिया था कि आपको पौधा समझिए 4 से 5 रोटी खाने लगे, ठीक है, कोई ये दावा करता है कि मेरा इसको लेने से आपकी भूख बढ़ जाएगी, आप 4 से 5 रोटी खाने लगेंगे। तो अब ये दावा कर रहा है, इसके कारण लोग उसको ले रहे हैं, या ये चीजें खाने से आपको ये बीमारी नहीं लगेगी, आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे, आपको ये च्यवनप्राश है ये अंदर से मजबूत हो जाएंगे, आपको बीमारी नहीं लगेगी। अब बिक रही है, तो बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, अच्छा मान के खरीद रहे हैं, उसकी कुछ तो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसको खुद तो रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि वो दावा करता है। तो ऐसे में 2011 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने, तो चंडीगढ़ में, उसने ये कहा कि इसका रेगुलेशन किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा।
जैसे जैसे बायोस्टिमुलेंट का उपयोग बढ़ता गया, केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान दिया। 2017 तक नीति आयोग और केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने एक नियामक ढांचे का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया कि बायोस्टिमुलेंट के लिए भी किस तरह से रेगुलेशन की बात की जाए। परिणाम स्वरूप फरवरी 2021 में फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 85 में संशोधन किया गया, जिसमें बायोस्टिमुलेंट आधिकारिक तौर पर उत्पादन, बिक्री और आयात के लिए विनियमन के दायरे में आ गया। तो 2021 से रेगुलेटेड तो है, अब सरकार इसकी जांच कर रही है कि क्या ये सही है या गलत है। तो दो मुद्दे यहाँ पे किसानों ने उठाए थे। एक तो उन्हें यूरिया के साथ जबरदस्ती चेप दिया जाता है, तो उसको रोकने की बात है। दूसरे जो किसानों की थी कि ये काम भी नहीं करता है, तो उस पर भी सरकार जांच करने की बात कर रही है। ठीक है।